आज रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा है। इस मौके पर अलविदा की नमाज अदा की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोजेदार मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल खुले में नमाज को लेकर प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया। संभल में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने साफ किया कि छत पर नमाज अदा करने पर पूरी तरह से रोक होगी। मेरठ में पुलिस की तरफ से कहा गया कि खुले में नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं प्रयागराज और कानपुर में भी खुले में नमाज को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और इसी के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कई इलाकों में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। आला अधिकारी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो आप देखिए, आज जुमे की आखिरी नमाज है और अलग अलग शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। हैदराबाद की तस्वीरें आप देखिए, मेरठ की तस्वीर, लखनऊ, झांसी और संभल में तो छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। वहीं मेरठ पुलिस ने कहा कि अगर खुले में नमाज पढ़ा तो पासपोर्ट रद्द हो सकता है। हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, उबैदुर रहमान मुरादाबाद से लाइव हैं, अंबुज पांडे भोपाल से लाइव हैं और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से लाइव हैं। मैं इन संवाददाताओं के पास जाऊंगा और ग्राउंड से जानकारी लूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अलविदा नमाज को लेकर दिल्ली एआईएमआईएम के नेता शोएब जामई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है कि नमाज को लेकर बीजेपी कर रही गलत बयानबाजी, ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर होगी नमाज। दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप। तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। दिल्ली का माहौल ख़राब न करें। तो एआईएमआईएम के नेता शोएब जामई कह रहे हैं ये दिल्ली है और अगर जगह कम पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज होगी। अहमद बिलाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। अहमद बिलाल, दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था के कैसे हालात है? और शोएब जामई तो कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज पढ़ेंगे। क्या दिल्ली पुलिस इसकी परमिशन दे रही है? बिल्कुल, देखिए विशाल, आपको बताना चाहूँगा कि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है, जिसको अलविदा जुमा के तहत जो देश भर के जो मुसलमान हैं वो मस्जिदों में जाएंगे और नमाज अदा करेंगे। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो की गई है। और आपको ये भी बता दें कि सड़क पर नमाज पढ़ने की तो अनुमति जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक में कहीं ना कहीं जो है वो बाधा जो है वो उत्पन्न होती है। और इसी को देखते हुए कोशिश भी जो है वो यही रहेगी कि नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर, यानी कि किसी एक स्पेसिफाइड जगह के अंदर, अगर मस्जिद नहीं भी है किसी इलाके में तो किसी जगह पर जो है वो नमाज जो है वो अदा की जाए। और जो ताकि लोग जो है वो मुख्य मार्ग पर ना आए, क्योंकि इससे जो है वो कहीं ना कहीं यातायात जो है उत्पन्न होता है। और ये भी इंतजाम किए गए हैं कि तमाम मस्जिद कमेटियों की तरफ से क्या इंतजाम किया गया है अलविदा जुमा को लेकर के। तो ये भी बता दें आपको कि जिन इलाकों में अगर नमाजियों की भीड़ जो है वो ज्यादा होती है तो फिर उसके बाद नमाज को जो है वो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में भी जो है वो पढ़ाया जा सकता है। यानी कि अलग अलग जो नमाज का टाइम है वो भी, अगर नमाजी ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर नमाज का टाइम जो है वो अलग अलग 2 या 3 शिफ्ट में भी जो है वो किया जा सकता है। इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे एक मस्जिद है। अभी जो है वो मस्जिद में नमाजियों की भीड़ जो है वो नहीं आई है, क्योंकि जो अलविदा जुमा का जो वक्त है वो तकरीबन 12:30 बजे से शुरू होकर के दोपहर के 3 बजे तक रहेगा। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नमाजियों की जो भीड़ है वो ज़रूर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ। आज अलविदा जुमा है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है या कांस्टेबल है आते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर?
हाँ आते तो हैं, अभी तो आए नहीं मगर अभी से। अच्छा, जो बातें कही जा रही हैं कि सड़कों पर नमाज जो है वो नहीं होगी, मेरठ में संभल की बात करें तो छतों पर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, वो तो राजनीति है, तो कुछ नहीं है। आप बताइए कि जो सड़कों पर नमाज को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, संभल में छतों पर भी नमाज जो है वो पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कैसे देख रहे हैं? ये गलत है। संभल में इतना ड्रामा संभल में इतना हुआ, वहाँ के सीओ साहब ने कह दिया कि जो होली पे जिसको नहीं नमाज पढ़नी है वो घर के अंदर रहो, तो ये गलत नहीं है। हर पाबंदी मुसलमान के लिए क्यों है, और के लिए भी होनी चाहिए। अब मीट बंद करने की बात करें दिल्ली के अंदर, शराब भी बंद करी रमजानों में, उससे मुसलमानों की बिल्कुल बिल्कुल। अहमद बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपके पास आएंगे। संभल में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती है, जहां सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है, साथ ही सुरक्षा बल फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, संभल की तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, क्योंकि काफी संवेदनशील है संभल। जिस तरह से हमने बीते दिनों में वहां के हालात देखे थे, उसके बाद से आज के दिन काफी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया, सीसीटीवी लगाया गया, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर संभल में नजर है। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया कि छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। आप ये 4 तस्वीरें देखिए, संभल से हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरएएफ को तैनात किया गया, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और यूपी पुलिस के जवान भी तैनात है, पीएसी को भी तैनात किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के संभल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जुमे की आखिरी नमाज को लेकर। यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात किया गया है, क्योंकि काफी संवेदनशील बन चुका है। और जिस तरह के बयान वहां के पुलिस और प्रशासन की तरफ से दिए गए, उसके बाद से काफी सियासत हुई, राजनीति हुई, उन बयानों का विरोध भी हुआ, उन बयानों के पक्ष में भी लोग खड़े हुए। लेकिन अब क्योंकि आज जब शुक्रवार का दिन है, वहां नमाज होनी है, उससे पहले संभल में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। भारी संख्या में पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। तो अभी देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं संभल में। दूसरी तस्वीर में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और तीसरी तस्वीर में जो अलग अलग सुरक्षा बलों के जवान हैं उनको तैनात किया गया है और पुलिस बल मौजूद है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएसी को संभल में तैनात किया गया है। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि संभल की इन तस्वीरों पर और ज्यादा जानकारी देंगे। उबैदुर रहमान, ये तस्वीरें क्या बताती हैं और संभल पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है नमाज को लेकर? देखिए, संभल क्योंकि अति संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर जो दंगा हुआ था, जो बवाल हुआ था नवंबर में, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। और आज क्योंकि अलविदा जुमा है तो तमाम जामा मस्जिदों पर और तमाम मस्जिदों पर यह ऐलान किया गया है कि जो भी नमाजी आएँ वो मस्जिद के या जामा मस्जिद के परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ें, छतों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि अति संवेदनशील है। और जो पुलिस और प्रशासन है उसका कहना है कि छतों पर अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो कोई जर्जर छत हुई तो गिर सकती है, इसलिए कोई हादसा ना हो। इसलिए छतों पर नमाज पढ़ने की रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जो मार्ग हैं वो भी खाली रहेंगे, जो सड़कें हैं उस पर नमाज की पाबंदी है। तो कुल मिलाकर के जो उबैदुर रहमान, सड़क और छत पर पाबंदी, आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए, मैं चाहूंगा अगर आपकी उनसे बातचीत हो सके इन पाबंदियों पर, वहां के स्थानीय लोगों का क्या मानना है, पुलिस प्रशासन पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, अगर आपके उन लोगों से बातचीत हो सके तो आप बातचीत करिए। जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि इस बार जो है सड़कों पर नमाज के लिए पाबंदी लगाई है पुलिस ने, क्या कहना चाहेंगे? पाबंदी बेहतर है, बढ़िया है, आदमी की सुरक्षा होती है इसमें। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जामा मस्जिद के पार्क हैं, 2 पार्क हैं काफी बड़े बड़े, वहाँ पे नमाज आराम से बैठे हैं। हमारा फर्ज यही है कि वहाँ पर उन जगहों को आप लोग सिविल डिफेंस की तरफ से यहाँ पर जो यातायात है उसे संभालने के लिए लगी हुई? बिल्कुल लगे हुए हैं यातायात को संभालने। जी। तो जो पुलिस ने छतों पर या सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या समझा रहे हैं? अच्छी पहल है, किसी तरह का कोई इसमें मैसेज गलत नहीं है, अच्छा मैसेज गया है ये। और अगर पार्क के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए तो अच्छी बात है। और मस्जिदें भी हैं, उन मस्जिदों के अंदर भी नमाज पढ़ी जाएगी, जिसके कारण आने जाने वालों की परेशानी नहीं होगी। अपना रास्ता भी ऐसे खुला रहेगा। और गलियों में भी बैठना सही नहीं है, जहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं वो गलत है। अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ ली जाए तो अच्छी बात है ये।
तो देखिए, मस्जिदों के अंदर ही नमाज के लिए लोगों से अपील की गई है, तमाम इमामों की तरफ से अपील कराई गई है और पुलिस प्रशासन ने, सिविल डिफेंस ने सभी लोगों को ये समझाया है कि सड़कों पर या छतों पर नमाज ना पढ़ें, मस्जिदों के अंदर पढ़ें, जामा मस्जिद के अंदर आएं और जो परिसर है उसके अंदर ही नमाज पढ़ें ताकि माहौल जो है वो शांतिपूर्वक बना रहे। देखिए, कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में क्या तैयारियां हैं मोइन, आज नमाज को लेकर सुरक्षा बल कितनी तादाद में तैनात किया गया है और वहां पर लोगों का क्या कहना है? देखिए, अगर आपको बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में भी आज अलविदा जुमे की नमाज होनी है। नमाज दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी और अलग अलग मस्जिदों में दोपहर 3 बजे तक अदा की जाएगी। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो पिछले 7-8 सालों से यहाँ सड़कों पर नमाज कतई नहीं हो रही है। उसके बदले ये किया जाता है कि जिन मस्जिदों में ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद जताई जाती है वहां पर 2 शिफ्ट में नमाज अदा की जाती है। तो आज प्रयागराज में भी तमाम मस्जिदों में 2 शिफ्ट में नमाज अदा की जाएगी। पहली नमाज दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे, 1:15 बजे तक होगी और दूसरी दोपहर 2 बजे के आसपास होगी। तो अगर इंतजामों की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने होमवर्क किया हुआ है, पीस कमेटी की बैठक की गई है, थानावार अलग अलग बैठक की गई है, धर्म गुरुओं से अपील की गई है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि कहीं भी सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सिविल डिफेंस और जो दूसरी सोशल सर्विसेज है जो है उनसे भी मदद ली जा रही है, उनकी भी अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके की कवायद प्रयागराज में की गई है उससे यह लगता है कि अब से कुछ देर बाद प्रयागराज में अलग अलग मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से अदा हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम शहरों में अपील जरूर की है कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसे लेकर काली पट्टी बांधकर आज के दिन को प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रयागराज में उसका कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। न किसी मस्जिद से इस बात की अपील की गई है और न ही किसी संस्था ने इस तरीके की अपील की है। मोहम्मद मोइन, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल आपको मैं संभल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संभल में नमाज से पहले अलविदा की नमाज पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और संभल में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको संभल से दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस अधिकारी ड्रोन से सुरक्षा हालात पर नजर रख रहे हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है, छतों पर भी नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। ड्रोन से अलग अलग इलाकों में संभल में नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आ रही हैं संभल से, उत्तर प्रदेश के, जहां पर नमाज से पहले ड्रोन से नजरें रखी जा रही हैं। अलविदा जुमे की आज आखिरी नमाज है यहाँ पर और इस नमाज में यहाँ पर उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है संभल के अलग अलग हिस्सों की और ख़ासतौर पर जो वहाँ पर इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए लोग इकट्ठा होंगे। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर में उस इलाके में नज़र रखी जा रही है। ड्रोन से नज़र है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, यूपी पीएसी और यूपी पुलिस के जवानों को भी भारी संख्या में तैनात किया गया है। संभल की गलियों में लगातार गश्त किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। एबीपी न्यूज़ पर आप ये एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो संभल में अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त है और ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो हालात हैं वहां पर वो सही बने रहें, सुरक्षा व्यवस्था ठीक बनी रहे। उसी को लेकर यहां पर अब सीसीटीवी के बाद ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी के कई शहरों में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर प्रशासन की रोक है, जिसका कई मुस्लिम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन के फैसले का हिंदू धर्मगुरु जगत गुरु शांडिल जी महाराज ने समर्थन किया है। देखिए, कोई भी उत्सव करिए लेकिन जो आम जनता को परेशानी हो करके आप कोई करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। मस्जिद है, सार्वजनिक स्थल भी बहुत हैं, तो उस स्थल पे होना चाहिए। रोड जाम कर देना या रोड पे नमाज होना या अन्य, ये तो देवता भी नहीं स्वीकार करते। किसी को परेशानी देके अगर हम पूजा करते हैं तो उचित नहीं माना जाता। मुझे उचित नहीं लगता कि सड़क पे नमाज होनी चाहिए।
तो अलग अलग जगहों पर सड़क पर नमाज को लेकर लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अंबुज पांडे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, भोपाल में क्या स्थिति है? भोपाल में क्या नियम प्रशासन ने तय किए नमाज को लेकर? जी देखिए विशाल, बिल्कुल ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और ये अलविदा की नमाज जो है वो हर रोज़ेदार पढ़ लेना चाहता है। लिहाजा अगर हम भोपाल की बात करें तो बहुत सारी मस्जिदें हैं भोपाल में, बड़ी छोटी मस्जिदें हैं जहां पर लोग पहुंच कर के नमाज अदा करते हैं। अगर हम बात करें प्रशासन की, शासन की या इसको लेकर के राजनीति की, तो ये मुद्दा अभी तक उठा नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले सालों की बात करें तो इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिली है कि खुले में नमाज के कम ही मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अगर हम इस बार की बात करें तो जो मस्जिद कमेटियाँ हैं या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने पहले से इस बात के इंतज़ाम किए हुए हैं कि अगर ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में आते हैं तो ये अपील की जा रही है कि या तो वो बड़ी मस्जिदों में जाएं जहां पर ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, या तो अगर वो ऐसी मस्जिदों में जा रहे हैं जहां पर लोग पर्याप्त संख्या में नहीं उनकी व्यवस्था हो सकती है, तो 2 शिफ्ट में नमाज की जाए। अभी तक इसको लेकर के कोई इस तरीके की विवाद की स्थिति नहीं है और निश्चित तौर पर ये मुझे आप नजर बनाए रखिएगा। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर शहर शहर अलग अलग तैयारियां हैं। वहीं अलविदा जुमा को लेकर श्रावस्ती में अलर्ट जारी किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च जारी है। कई इलाकों में सादी वर्दी में भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में सादी वर्दी में पुलिस बल को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च जारी है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है और अलविदा जुमा को लेकर श्रावस्ती में अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, उनके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च है ताकि जो जुमे की नमाज है वो सही तरीके से पूरी हो जाए। अलविदा जुमा और ईद को लेकर मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे दल बल के साथ एसएसपी ने फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही साफ कर दिया कि मेरठ में माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट रूप से सबको बताए गए हैं और सभी ने आश्वस्त भी किया है कि इसका पूर्ण पालन होगा। और जो पीएसी और आरएएफ की हमको फोर्स मिला है उसको भी हम फील्ड में डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही इसमें ड्रोन की मदद से, बॉडी कैमरास की मदद से और जो सीसीटीवी कैमरास हमने त्रिनेत्र अभियान में लगवाए हैं उनकी मदद से नज़र रखी जाएगी। तो मेरठ के एसएसपी को आपने सुना। बात करते हैं कानपुर की। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में भी पुलिस अलर्ट है। वहीं ईदगाह कमेटी की तरफ से 2 पालियों में नमाज का ऐलान किया गया है, जिसमें हर पाली में करीब 1.5 लाख नमाजी शामिल होंगे। साथ ही ईदगाह कमेटी का कहना है कि जो बाहर नमाज पढ़ेगा वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होगा। ईद में 2 बार नमाज हुई थी, वैसे ही इस साल भी 2 बार होगी। पहली पारी होगी सुबह 8 बजे, दूसरी पारी होगी 9:30 बजे। अब आपके माध्यम से हम सिर्फ इतनी अपील अपनी आवाम से करना चाहते हैं कि भाई लोग वक्त का ख्याल रखें। भाई पिछले साल ईदगाह की जो कैपेसिटी हम लोग मानते हैं 1.5 से 2 लाख की कैपेसिटी है, पूरी ईदगाह फुल थी। अब आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना की ओर। गुरुवार को तेलंगाना विधानसभा के सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने 4% मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी को मुस्लिम आरक्षण से इतनी ही नफरत है तो बिहार में नीतीश और तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार क्यों बनाई। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। बीसीस को रिजर्वेशन देना है तो आपको मुसलमान का बहाना लेना है, लेकिन आंध्रा और बिहार में जहां पे चंद्रबाबू और नीतीश मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उनका सपोर्ट लेकर आप अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं।
हुकूमत होना है तो सपोर्ट लेना है तो आप बोल दो नीतीश को, आप बोल दो पासवान को, आप बोल दो चंद्रबाबू नायडू को, तुम बीसी के लिस्ट में से मुसलमानों को निकाल दो और जब तक नहीं निकालेंगे हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं लेंगे हुकूमत चलाने के लिए। बोलो ना ऐसा, ये नहीं बोलते। तो आप देखिए यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ये साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण को लेकर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में है तो फिर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार क्यों चला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। Really fail to understand कि why only Muslims are being getting targeted, why only the festivals of Muslims get targeted, why only you talk about Muslim, sir, ये मुल्क के लिए Muslims are not the issue, sir. महंगाई is the issue, डीजल एंड पेट्रोल प्राइस जो बढ़ रही है, this is the issue, sir. Recession is the issue, sir. बेरोजगारी is the issue, sir. तो सर हमारे मुल्क का मसला अगर कुछ है तो हमारी सरहदों की हिफाजत है सर, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं। कहीं पे औरंगजेब होना है तो कहीं पे बाबर होना है, कहीं पे टीपू सुल्तान होना है तो तेलंगाना में ये अकबर होना है। ये आलम हो गया है अपना काम चलाने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लंदन से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में ममता बनर्जी का विरोध हुआ है। ममता जब भाषण दे रही थी उसी बीच लंदन में लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े लोगों ने आरजीकर की घटना को लेकर विरोध किया। पश्चिम बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने सभी आरोप खारिज किया और कहा कि यूनिवर्सिटी को राजनीति का मंच नहीं बनाइए। आपको दिखाते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। I'm so happy that you welcome me. Thank you so much. I can't hear. Speak more loudly. Speak more loudly, please. I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. I will listen carefully. You know the case is sub judice and also it is central government has taken over. It is not with us. Please don't do politics here. It is not a political state that you can do it with me in my state, not here. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more strong to a fight against the communal people. This is you here. This is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see. Just have a look. Have a look how you. This is not a drama platform. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. तो आरजीकर की घटना को लेकर ममता बनर्जी का लंदन में विरोध हुआ और इस विरोध के बाद भारत में भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं कि वो सच को कभी स्वीकार नहीं करती। साथ ही उनकी तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। तो मैंने पहले बोला था ममता बनर्जी के बारे में कि आप जा रहे हैं विदेश में जाइए, तो बिगड़ गई। उनके पास उत्तर नहीं है। यहाँ तो कुछ भी बोलते हैं, आप बाधा दोगे तो पुलिस डंडा मारेगा। लेकिन विदेश में जब जाते हैं ना तो लोग जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल को सब दुनिया के लोग जानते हैं। यहाँ के बड़े बड़े लोग विदेश में बैठे हुए हैं, तो वहाँ इस प्रकार घटना होगा तो उत्तर देना पड़ेगा। आप बिगड़ने से क्या होगा। मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी राजनीतिक जीवन में हमेशा उनका तानाशाही रवैया रहा है और वो सच को स्वीकार नहीं करती हैं। निश्चित तौर पर वो सवाल किए होंगे तो आग बबूला हुई, क्योंकि उनके ये स्वभाव में है। वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो समझ ही नहीं पा रही हैं और स्वाभाविक है कि इस तरह की बातों पर इस प्रकार का प्रतिक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण। इंडिया अलायंस का हर नेता जब भी भारत के बाहर जाता है वो भारत का अपमान करता है। राहुल गांधी पूर्व में कई बार ऐसा कर चुके हैं और अब ममता बनर्जी राहुल गांधी के कदमों पर आगे बढ़ चुके। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भले वो ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनके जहन में भारत के प्रति घृणा है। विदेश में जाकर ये लोग भारत का अपमान करते हैं। इसीलिए इंडिया अलायंस के हर नेता को, राहुल गांधी या ममता बनर्जी को, देश की जनता देश विरोधी और देश की प्रगति के विरोधी नेता के रूप में देखती है।
ममता बनर्जी का विरोध हुआ है ऑक्सफोर्ड में और केलॉग कॉलेज में ममता बनर्जी का ये संबोधन था ऑक्सफोर्ड के, जहां पर ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा हुआ। पिछले कई दिनों से ममता लंदन के दौरे पर है, अपनी गवर्नेंस मॉडल की तारीफ कर रही थी और उस दौरान ही जो लेफ्ट से जुड़े संगठन थे उन्होंने वहां पर विरोध किया। आरजीकर मामले से जुड़े सवाल भी वहां पर संगठन से जुड़े लोगों ने उठाए और ममता से जवाब मांगा। टाटा नैनो प्रोजेक्ट के बंगाल से बाहर जाने पर भी सवाल पूछा गया ममता बनर्जी से। तो ऑक्सफोर्ड में ममता का विरोध हुआ है और इस दौरान ममता बोली कि यहां राजनीति ना करें, बंगाल आए। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी के विरोध के बाद तृणमूल कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया है। We totally condemn it. Oxford University is not Mamta's own place. She went there on invitation. So, what can we do? It is for the Oxford University authorities and the England police to take steps in this matter. Just to get publicity, they have done this. No reason. Mamata Banerjee is a duly elected chief minister of a state. What can be the reason? आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दोनों ने 13 राज्यों के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि जिला स्तर पर संगठन ही पार्टी की नींव है, जिसका मजबूत रहना जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि इसी बैठक में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ चुकी है और उसके सामने बीजेपी जोक है, यानी कुछ भी नहीं। एक तरफ आरएसएस है जिसका मतलब तानाशाही, पिछड़ी और कमजोर जातियों का दमन, महिलाओं का अपमान है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो सभी जाति धर्म के साथ समान बर्ताव करता है। तो राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। We are fighting an ideological battle. There are two visions of India, two concepts of India. On one side, there is the RSS concept, dictatorship, hierarchy, suppression of lower castes, of weaker sections, suppression of women, disrespect to women. And on the other side, there is the Congress ideology, which gave us our freedom, which treats everybody equally, all castes equally, all religions equally, and aspires to make India a fair place, a harmonious place. You know, the division that the BJP is causing. You can see that 2 or 3 business people are operating very much like the East India Company used to operate. They own everything. They own the media. They own the telecoms infrastructure. They get anything they want. If they want land, they get land. They want ports, they get ports. They want defense contracts, they get defense contracts. This is not the India that the Congress Party intended. Congress Party intended to build an India where people can all aspire to greatness. Everybody can dream. And so this is what the fight is. The fight is a difficult fight. You know, but we have fought much more difficult fights before. We have fought, if you remember, the British Empire, and the RSS and BJP are a joke in front of the British Empire. तो राहुल गांधी यहां पर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं कि वो जाति धर्म, हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस उनके निशाने पर रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला अध्यक्षों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ चुकी है कांग्रेस पार्टी, अंग्रेजों की तुलना में बीजेपी आरएसएस जोक, ये निशाना साधा है बीजेपी और आरएसएस पर। आरएसएस को तानाशाही से जोड़ा है राहुल गांधी ने। कांग्रेस की नजर में हर जाति धर्म एक समान है, ये कहना है राहुल गांधी का। जिला अध्यक्षों की बैठक में राहुल गांधी ने बोला है। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार दौरे पर जाएंगे। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले अब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार का दौरा कर सकते हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पटना में यह कार्यक्रम होगा और कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, बिहार विधानसभा चुनाव, और राहुल गांधी इन सब के बीच में बिहार पहुंच रहे हैं और 7 अप्रैल को राहुल गांधी का यह दौरा होगा। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी।
तो ये बड़ी खबर है क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच फॉर्मूला क्या होगा गठबंधन को लेकर, क्योंकि अगर राहुल गांधी पटना के दौरे पर जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हो सकती है। गठबंधन में सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को तो राहुल गांधी संबोधित करेंगे ही। जैनेन्द्र कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र, 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना जा रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन क्या तेजस्वी से उनकी मुलाकात होगी? क्या सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी? और देखिए विशाल, अभी सीट बंटवारे को लेकर के तो कोई सुगबुगाहट नहीं है। और इससे पहले जब जनवरी में राहुल गांधी गए थे पटना, तब तेजस्वी से भी मुलाकात हुई थी और बाद में वो लालू यादव से भी मिलने उनके आवास पर गए थे। तो फिलहाल जो कांग्रेस के सूत्रों में बता रहे हैं कि आरजेडी नेताओं के साथ राहुल गांधी की कार्यक्रम नहीं है। हालांकि देखिए, अगर कोई कार्यक्रम बनता है तो उसकी जानकारी फिर अपडेट की जाएगी। फिलहाल बड़ी बात यही है कि साल में तीसरा कार्यक्रम है राहुल गांधी का बिहार में, और लगातार तीसरा कार्यक्रम पटना में है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं देश भर में, जिसमें कि वो जाति जनगणना की बात और संविधान को बचाने की बात और बात करते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। उसी सिलसिले में कार्यक्रम अब 7 अप्रैल को है पटना में। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और बड़ी बात एक ये भी है कि कांग्रेस सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि संभव है कि कन्हैया कुमार जो पदयात्रा कर रहे हैं नौकरी के मुद्दे पर, उसमें भी राहुल गांधी शामिल हो। उस दिन संभवतः यात्रा बेगूसराय में होगी, जो कन्हैया का गृह जिला भी है। संभव है कि राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के बाद बेगूसराय जाकर कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।